Hi friends, welcome to your channel, and in this video I had discussed very important topics like Ohm's law. After that I had discussed specific resistance. After that I had discussed conductivity, or we can call it specific conductance, and many derivations I had also discussed. I think three discussed, like relation between drift velocity and Ohm's law. Means we can say that derived Ohm's law from the drift velocity. And I have also discussed some important derivation, and two most important derivation like E is equal to rho j, and means a relation between electric field and specific resistance, or relation between a specific resistance and electric field. And I had also discussed J is equal to sigma is, means the relation between current density and electric field. That these are most important derivation for your exams, and it can be also asked in your exam. So please watch them carefully and watch the video till end. And in the previous video I discussed the many important in previous video was the introduction video of the current electricity, in which I had discussed the very important topics and introduction of the video. That was introduction of the video, but today's video is most important. Take so please watch the video till end. Don't skip the video, otherwise you will miss all concepts. So please watch it till end. Thank you. So let's enjoy the video. बात करेंगे ओम्स लॉ। आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे हम ओम्स लॉ से। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किए, और वो हमारा पार्ट 1 था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी इस वीडियो में बात समझ में आएंगी। तो ओम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये ओम्स लॉ, और आपको इसके बारे में नॉलेज होगी कि क्या होता है नॉलेज। तो तभी भी मैं आपको बताऊँगा ज़रूर ओम्स लॉ, क्योंकि ये पार्ट है टॉपिक, तो मैं इसको बताऊंगा ज़रूर। इसको ओम्स लॉ, ओम किसके नाम पर साइंटिस्ट थे? जॉर्ज सीमन। जॉर्ज सीमन या साइमन, जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ओम्स लॉ पढ़ा था। इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं 1828 में। इलेक्ट्रिक करंट पर ये लॉ दिया था, लेकिन ये लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों यूनिवर्सल लॉ नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ वो लॉ होते हैं जो हर जगह के लिए अप्लीकेबल होते हैं, वो हमारे यूनिवर्सल लॉ होते हैं। बट ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा, ये सभी जगह अप्लीकेबल नहीं होगा। उसको भी आपको बताएंगे ये कहाँ पे अप्लीकेबल होगा और कहाँ पे नहीं अप्लीकेबल होगा। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें अप्लीकेबल हो जाएगा, पर कब नहीं अप्लीकेबल होगा उसके बाद एक लॉ आता है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो सकता है ना पता, वो हर जगह अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में टाइम को बिना वेस्ट करे हुए। सो देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड लॉ है। तो देखो, इसको मैं पहले लिख देता हूँ उस लॉ के बारे में। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना, बुक में मिल जाएगा। इफ द फिजिकल क्वांटिटी, इफ द फिजिकल कंडीशंस, लिखो क्वांटिटी, इफ द फिजिकल कंडीशन such as temperature, pressure, etc. और भी हो सकती हैं। ऑफ एनी कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर कह लो, ऑफ अ कंडक्टर आर kept constant, then current flowing through the conductor then the current flowing through the conductor is directly proportional टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी लिख रहे हैं, आप समझ जाना। अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स,
देखिए क्या कहता है ये हमारा लॉ, इसको समझाते हैं। इस तरह तो आपने देख ही लिया होगा, चलो बात इसकी करते हैं समझाने के तरीके से, ठीक है। देखो इफ़ द फिजिकल क्वांटिटी, इफ़ द फिजिकल कंडीशंस, देखो फिजिकल कंडीशंस हमारी क्या होती है, मतलब कि फिजिकल कंडीशन यानी कि एटमॉस्फेरिक कह लो, फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया या कुछ और, किसी भी कंडक्टर का अगर हम उसको कांस्टेंट कर लें यानी कि अगर जितना है उतना ही रहे, तो जो उसमें करंट उस कंडक्टर में फ्लो हो रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके इंड के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, आई बात समझ में? ठीक, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब हम इस प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम जानते हैं कांस्टेंट लिखते हैं जिसको हम कहेंगे V इक्वल टू आई आर, यही ओम्स लॉ है और आपको पता भी होगा V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे वो V वोल्टेज है, I करंट है और R हमारा रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के वर्क कर रहा है, और इसको कह सकते हैं V बाई आई। करेक्ट तो ये है V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चाहिए तैयार करो, चाहिए तैयार करो। आई बात समझ में? आई, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। बस इसमें यही बताना था। अब आपको चलो डेरिवेशन कराते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब हम ओम्स लॉ का ही डेरिवेशन करेंगे। जैसे आपको पता हो कि किसी भी लॉ का डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है, ठीक, लेकिन हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पे हम डेरिवेशन करेंगे। तो इस डेरिवेशन के लिए आपको पिछले वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे वो जो पिछले वीडियो में जो हमने फार्मूलाज डिस्कस करे थे उसका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो ज़रूर उस वीडियो को देखना, ठीक है। अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लो जाके। चलो शुरू करते हैं उसको, डेरिवेशन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान से देखना, एकदम एकदम क्या है, बहुत आज इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे, आपको भी पता चलेगा। ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है, तो ज़रूर आप फार्मूला पिछले वीडियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, वो वीडियो लास्ट होगा शायद, नहीं इस वीडियो के बाद एक और आएगा जिसमें हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो वीडियो एक आएगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। आपका ध्यान मेनली न्यूमेरिकल्स पर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना पहले ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और फिर उसके बाद हाँ गाइस, तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। तो आपको उसमें पिछले वीडियो में आपने वो पढ़ा होगा, करंट का फार्मूला बताया था, I इक्वल टू, ज़्यादा लिखेंगे नहीं थ्योरी, बस जल्दी जल्दी करेंगे डेरिवेशन भी, क्योंकि आपको यहाँ से फार्मूला ही होगा। और ये डेरिवेशन मैं आपको बताने चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। यहाँ पर n आपको बता दूँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता होगा ये सब। I हमारा करंट, लिखने की ज़रूरत नहीं। एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसका है, कंडक्टर का है। और BD हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर का फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया था, ई इक्वल टू क्या था, वी बाई एल। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक रहेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पिछली वीडियो में फॉर्मूला था वी डी इक्वल टू ए टाउ, ये ए की जगह हम रख सकते हैं, ए की जगह होता है ई वी बाई एम एल। ई को वी को वेलोसिटी मत समझना, वी को पोटेंशियल डिफरेंस है, सो हो जाएगा ई वी बाई एम एल और टाउ। अब देखो ध्यान से फ्रेंड्स, ई वी बाई एम वी बाई एल की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई, तो ई बाई ई एम, ठीक, इतना आ गया। अब आप क्या करो, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। अब थर्ड वी डी की वैल्यू यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके दो और देखते हैं यहाँ से हमारा क्या बनता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू एन ई ए और वी डी यानी कि ई ई बाई एम टाउ। अब देखो अब क्या हो सकता है, अब ई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम टाउ। अब क्या कर सकते हैं, सोचो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एन ई स्क्वायर ए। अब ई की जगह तुम वी बाई एल फिर से डालो, क्योंकि हमें ओम्स लॉ प्रूव करना है तो वी का ज़रूर होना ज़रूरी है। ए वी बाई एम एल हो जाएगा और टाउ हो जाएगा। आई बात समझ में। अब बस हमारा ओम्स लॉ आ गया। ओम्स लॉ क्या होता है, वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अभी बताया था, वी इक्वल टू आई आर तो जानते हो, कॉन्स्टेंट मतलब आर यार, ठीक। तो वी बाई आई को ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा वी बाई आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए, ये टाउ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ओम्स लॉ रियल इक्वेशन, यहाँ मैं कुछ नहीं लिखूँगा, यानी कि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हम कह सकते हैं कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। सो यार हम कह सकते हैं यहाँ पर वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये फार्मूला इस डेरिवेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो को, इस डेरिवेशन को बहुत ही ध्यान से याद कर लो, याद ना करो, इस फार्मूला को बहुत अच्छे से याद कर लो। डेरिवेशन आपको आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सरल है, क्योंकि सभी से आपको सभी फार्मूलाज क्लियर होंगे। डेरिवेशन तो 2 मिनट का काम है। चलो देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बारे में। तो इसको नोट कर लिया था, ठीक है। चलो किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दूसरा इसका नाम है, उपनाम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिटिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो या रेजिटिविटी कह लो, बात एक ही है। सो क्या होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए भाई, हम जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम जानते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम जानते हैं, एक एक बात डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्ड। आप अगर चैनल पर नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर पुराने लोगों को पता है, बात डिस्कस करते हैं। एक एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख के भी आपको बता रहे हैं, ताकि आपको अगर आप नोट करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हम एक कोई वायर मान रहे हैं जिसकी लेंथ एल है, खैर उसका ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ वायर आर है मान लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, उसकी लेंथ एल है, एंड क्रॉस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका पूरा मतलब बताएंगे आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ जाना, प्रोपोजोनल लिख दिया है, ठीक है, चलो सही कर देते हैं, प्रोपोर्शनल।
टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को सी एस से लिख दे रहे हैं, सी एस से ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि अगर इसको हम अगर एक फार्मूला टाइप में लिखना चाहें तो ये हमारा कह रहा है कि एक देखो पहले समझा देते हैं। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, यानी कि टेम्परेचर हमारा एकदम सेम है, कांस्टेंट जो था वही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो हो गया वो हमारा आर है। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है, आपको पता होगा कोई भी फार्मूला हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ, इसी कर्व सरफेस यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इसी वायर की या किसी कंडक्टर की बात हो रही है, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो इसको अगर फार्मूला में लिखना चाहे तो आर लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये भी एक प्रकार, एक तरीके से मैं आपको डेरिवेशन कर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए 1/a। अब इन दो इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a, और प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम कहते हैं रो L/a। ये रो क्या हो गया, रो हमारा यहाँ लिख दे रहे हैं रेजिस्टिविटी है, यह हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। रो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। समझ में आई बात, ये इस फार्मूला बनता है यहाँ से, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्मूला। इस सबको इरेज कर रहे हैं, ये फार्मूला ध्यान रखना, R इक्वल टू रो L/a। अभी देखना एक और फार्मूला आपको यहाँ से मिलेगा, R इक्वल टू रो L/a। अब एक बात बताओ, R की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, R की वैल्यू पिछले फार्मूला से क्या मिली थी, R इक्वल टू ml/ne² a टाउ। अब आपको कहो यार ये कहाँ से मिल गई, अभी यार ओम्स लॉ वाला करे नहीं थे इससे पहले डेरिवेशन, उसमें मिला नहीं था फार्मूला V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट R के बराबर होता है, और R हमारा उसमें कितना था, ml/ne² a टाउ था। आई बात समझ में। सो हम यहाँ से R की वैल्यू रख सकते हैं, तो हमें हमको भी रो की भी वैल्यू, एक नया फार्मूला मिलेगा। R का यहाँ पे फार्मूला डाल दो, ml/ne² a टाउ इक्वल टू रो L/a। L से L मर गया, A से A मर गया, तो रो इक्वल टू m/ne² टाउ। बड़ा ही अच्छा फार्मूला एक बना। सो एक बात बताऊँ आपको, इतने फार्मूला नहीं तैयार होंगे, मुझे पता है इतने फार्मूला हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है, कुछ लोग तैयार भी कर लें। तो आप एक काम करो, मैं आपको एक वीडियो बताऊँगा, 2 वीडियो, इस वीडियो के बाद एक और आएगा, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन का वीडियो आएगा, फिर उसके बाद एक वीडियो बताऊंगा जिसमें सभी पूरे चैप्टर का एक फार्मूला बताएंगे, फिर अगला किरचॉफ्स लॉ वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बता दें। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, सो लेट्स गो। कंडक्टिविटी में कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। देखो आप रेजिस्टिविटी बताए तो देखो, रेसिप्रोकल ऑफ क्या अभी पढ़ा था हमने, रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, लिख देते हैं तभी भी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, अरे कंडक्टिविटी। ठीक, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी इज नोन एज कंडक्टिव। और पहले आपको बता दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को डिनोट कैसे किया जाता है, सिग्मा, ऐसे सिग्मा कर, इसका ये एक फार्मूला हो गया, बस ये याद रखो यार, तुम फार्मूला वो वाला मत याद रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या आया था, m/ne² टाउ आया था, तो लिख देंगे, तो m/ne² टाउ ऊपर चला जाएगा तो ne² टाउ, ये फार्मूला बन गया बस। सो आप ये वाला फार्मूला तैयार रखो, ये आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा। भाई बात समझ में आई, बात समझ में। ठीक,
बताऊंगा भी उसके ट्रिक, तो उस वीडियो का इंतज़ार करो, बड़ा ही मस्त होने वाला है। सो अब मैं आपको कुछ बताने को रह नहीं गया, सिर्फ दो एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इसी वजह से मैं इसको लास्ट में बताने के लिए रखा हूँ। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। हो सकता है आपको हो सकता है आपको ना पता हो, और हो सकता है आपको कहीं ऐसा भी ये वीडियो ना मिले यूट्यूब पर। कैसा? जो यूट्यूब पर आपको हो सकता है ऐसा वीडियो ना मिले जिसमें मैं आपको 2 डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आपसे पूछ लेता है कि क्या कह सकते हैं इसको, डेराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेजिटिविटी, या कह सकता है डेराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। सो ये डेरिवेशन क्या है, चलिए इनको नोट करता हूँ। मैं पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, फिर आपका डेरिवेशन पूरा एक्सप्लेन ब्रीफली करूँगा। तो उससे आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत ही सरल है। देखो ये 2 तरीके के क्वेश्चन बता दे रहा, पूछ सकता है आपसे, तो मैं दोनों लिख रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कह सकता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड करंट इंटेंसिटी। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये ना फार्मूला आप तैयार कर लो, बस इस फार्मूले को तैयार कर लो, बाकी आपके इस रेजिस्टिविटी के भी फार्मूला बन जाएगा, कंडक्टिविटी का भी फार्मूला बन जाएगा, एनी स्क्वायर वाले, ठीक है, सब बन जाएंगे। बस आप ये वाला फार्मूला तैयार करो। कौन वाला? जो ओम्स लॉ को हमने डेरिवेशन किया था वो वाला, यानी कि ये वाला v बाई आई इक्वल टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर ई टाउ। बस ये वाला फार्मूला तैयार कर लो, आपके सभी डेरिवेशन तड़ाक से हो जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी आई को धर ले जाएंगे। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। आई, अब आई बाई ए क्या कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन किसको आ रहा होगा? जो लोग पहले से पढ़े होंगे या फिर जिन लोगों को मैंने पिछले वीडियो देखा होगा। आई बाई हमने आपको बताया था करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है जी, बताया था, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन बताया था। तो यही करते हैं, तो हम कह सकते हैं वी एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, और एक उधर खींच के लाते हैं इधर, तो अच्छा लगेगा देखने में। आई बाई ए की जगह अभी हम जे डाल देंगे, एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ जे। अब देखो क्या वी एल को इधर लाओगे तो आपका कुछ बनेगा, एक ये फार्मूला पढ़ा होगा v बाई एल। अब इसको आपको एग्जाम में लिखना कैसे, देखो ऐसे लिखना, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ जी करंट डेंसिटी, ये मत देना वी नो दैट फार्मूला, ये लिखना वी नो दैट जे इक्वल टू आई बाई ए, सो वी कैन राइट इट आई बाई ए इक्वल टू जे, तो यहाँ से लिखना। इसी तरह वी बाई आई एल, वी नो दैट वी बाई एल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, सो वी कैन पुट हेयर। तो एल को इधर लाएंगे खींच के, एल को इधर पकड़ के लाओ तो इधर हो जाएगा एम जे अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, यहाँ पे ई हो गया एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। और अभी बताया था भाई आपको एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रोजे। यही तो वो फार्मूला था जो डेरिवेट करना था और हमने इसको कर दिया। वेक्टर लगाना चाहो तो लगा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, वेक्टर हैं दोनों, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये फार्मूला था करेक्ट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, या पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस तरह पूछ सकता है। चलो एक और इसी तरह इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये इस तरह भी पूछ सकता है, डेराइव वेक्टर फॉर्म्स ऑफ द ओम्स लॉ, या फिर कह सकता है ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। दोनों ही डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, बड़ा ही धमाकेदार है। और या फिर आपसे कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। derive relation between current density and electric field, derive relation between current density and specific conductivity। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा है। सो हम इस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं और वो हमने नहीं लिखा, रिलेशन डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, अभी बता देंगे। उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो शुरू करते हैं। देखो हमको शुरू इस क्वेश्चन को जो अभी हमने इससे पहले डेरिवेशन किया था उसमें जितना काम किया था उतना हमें पहले करना पड़ेगा, तो उतना मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। तो हमने क्या फार्मूला पहले इसमें लिखा था, वी बाई आई इक्वल टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ। आई को हम उधर फेंक दिए थे, एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, और v बाई वहाँ पे i बाई ए बन गया था हमारा जो कि होता है j, और v बाई एल हो गया था जो कि होता है हमारा e।
बी बाई एल हो गया था, और यहाँ पर हो गया था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और जे हो गया था वी, और एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हो गया था रो जे। यहाँ तक हमने पिछले में किया था। अब यहाँ से क्या होता है, हम जानते हैं रो इक्वल टू 1/सिग्मा, या कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/रो। तो रो की जगह 1/सिग्मा कर देते हैं। सिग्मा क्या है, अभी बताया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब सिग्मा को अब क्या करोगे, इधर ले जाओगे, जे इक्वल टू सिग्मा आई। बस यही तो डेरिवेशन था यार, कुछ नहीं था। और यहाँ पे वेक्टर लगा लो, बहुत और कुछ नहीं था। तो इसमें आपसे ये 2 क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछ सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, बहुत ही, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 25 मिनट या 24 मिनट का है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, पढ़े होगे 10th क्लास में। और उस रेजिस्टेंस में हम आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बेस न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर उस कल तो वाली वीडियो में न्यूमेरिकल भी करेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल। और उससे भी उसके बाद वाले न्यूमेरिकल में वीडियो में हम आपसे को एक फार्मूला का पूरा वीडियो देंगे, जिसमें हम आपको इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट या जितने भी फार्मूला हैं सब आपको बता देंगे। और अगर फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गए ना, तो आप चैप्टर को धुआं कर दोगे। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो टिल देन गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।